हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज हम जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के लोकल न्यूज़पेपर्स में उनको हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, बिहार में रेयर अर्थ एलिमेंट का खनन होगा, परमाणु बम व ड्रोन बनाने में इस्तेमाल होगा और 40,000 युवकों को मिलेगा रोजगार। दिस आर्टिकल इज अबाउट रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल पोटेंशियल इन बिहार। चलिए क्या है ये न्यूज कंटेक्स्ट देखते हैं। So, the Bihar government is preparing for the exploration, auction and eventual mining of rare earth element का mining होगा बिहार में and other critical strategic minerals को भी identify किया है जिसका auction and mining होगा in different parts of the state. According to the report, 14 mineral blocks have been identified across 7 districts. 7 district में 14 blocks को identify किया गया है। The proposed mineral development is expected to support defense manufacturing। जो critical minerals हैं, critical minerals, इसका एक सब पार्ट है rare earth elements। तो ये जो rare earth elements हैं, ये basically ये group of 17 metallic elements होते हैं, जिसमें 15 lanthanides, scandium and yttrium ये मिला के टोटल 17 मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स का एक सब पार्ट होता है। ये रेयर है बिकॉज ये बहुत स्कार्स, ऐसा नहीं है कि ये रेयर है तो ये बहुत स्कार्स है, बट जनरली दे अकर इन लो कंसंट्रेशन, इनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए इसे रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है और दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट इकोनॉमिकली, इसलिए ये रेयर है। रेयर है क्योंकि ये स्कार्स है ऐसा नहीं है, रेयर है बिकॉज इनका कंसंट्रेशन लो है एंड दे आर इकोनॉमिकली वेरी कॉस्टली टू सेपरेट, कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू सेपरेट, दैट्स व्हाई। तो द proposed mineral development is expected to support डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ये काम आता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ईवी बनाने में, मैन्युफैक्चर में ये काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी सेमीकंडक्टर बेस्ड इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें उनको मैन्युफैक्चर के काम में आता है, रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पैनल वगैरह एंड एडवांस इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में ये यूजफुल होता है, इसलिए इसका एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है इन बिहार। सो द रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट द प्रोजेक्ट में जनरेट अबाउट 3,000 करोड़ रुपए जनरेट होंगे इससे इन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड प्रोवाइड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 40,000 पीपल, 40,000 एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। डिस्टिंक्शन देख लेते हैं। ऑल क्रिटिकल मिनरल्स आर नॉट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जैसे क्रिटिकल एलिमेंट्स के अंदर एक सब पार्ट होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सो ऑल रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर क्रिटिकल मिनरल्स बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। तो यही स्टेटमेंट है, ऑल क्रिटिकल मिनरल्स आर रेयर अर्थ एलिमेंट। लैंथेनम एंड सीरियम आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। निकल, कोबाल्ट, chromium, vanadium, titanium, copper and platinum group elements are critical or strategic minerals but not rare earth element. They are critical, ये याद रखिएगा जैसा मैंने बताया। Then rare earth element are not the fissile material used in atomic bomb, जैसा कि ये न्यूज़पेपर आर्टिकल बताता है कि परमाणु बम में ये यूज होगा। नो, परमाणु बम के लिए फिसाइल मटेरियल होता है यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, तो ये अलग है। तो ये एक चीज मुझे थोड़ी गलत लगी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर ऑल्सो नॉट द फिसाइल मटेरियल हो गया। Their defense importance arises mainly from their use in specialized magnets, sensors, electronics, guidance system, alloys and other high technology components में इनका इस्तेमाल होता है। अब हम मिनरल ब्लॉक्स देख लेते हैं जो रिपोर्ट हुए हैं जहां पे इनकी माइनिंग हो सकती है, प्रोबेबल माइनिंग स्टार्ट होगी। गया में निकल, क्रोमियम, पलाडियम एंड प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की माइनिंग होगी। रोहतास में ग्लोकोनाइट एंड पायराइट की माइनिंग होगी। बांका में कॉपर, लेड, कोबाल्ट, अल्युमिनियम बेरिंग मिनरल्स की माइनिंग होगी। भागलपुर एक ऐसा ब्लॉक है जहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे लैंथनम और सीरियम, ये दो बेसिकली जो मैंने बताया था रेयर अर्थ एलिमेंट है। 17 में से ये दो एलिमेंट जो भागलपुर में है इसकी माइनिंग होगी, लैंथनम और सीरियम भागलपुर में। टाइटेनियम एंड क्रोमाइट नवादा में, वैनेडियम एंड इल्मेनाइट जमुई में, मैग्नेटाइट एंड आयरन ओर एंड जहानाबाद में मैग्नेटाइट एंड आयरन ओर का की माइनिंग होगी। So the mineral bearing areas are presently at different stages of identification.
एक्सप्लोरेशन एंड ऑप्शन प्रिपरेशन। अगर इनका स्ट्रैटेजिक यूज देख लिया जाए तो डिफेंस एंड एरोस्पेस में काम आता है ये। लैंथनम एंड सीरियम are used in optical lenses, sensor night vision systems, and specialized electronics. Rare earth permanent magnets are used in radar, drones, missile guidance system, and aircraft component. Nickel, chromium, and titanium support high strength and heat resistance alloy. Platinum group elements are useful in electronics, catalytic system, fuel cell, and specialized defense equipment and energy transition. Cobalt and nickel are used in several lithium-ion batteries cathode. चलिए इसका अगर पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा। With reference to the rare earth and critical minerals reported in Bihar, consider the following statements. First statement is lanthanum and cerium reported from Bhagalpur districts belong to the group of rare earth element. This is correct statement. Cobalt and nickel are rare earth element commonly used in lithium-ion batteries. This is wrong. Cobalt and nickel are not rare. These are critical minerals, but they are not rare earth elements. Ilmenite reported from Nevada district is an important ore of titanium. This is correct. तो ilmenite याद रखिएगा, ये टाइटेनियम का ore है। So statement 1 and 3 are correct. So statement 1 and statement 3 are correct. Cobalt and nickel are critical minerals, but they are not rare earth elements. They are widely used in battery cathodes. चलिए इसका importance देख लेते हैं, ये किस लिए क्यों important है। तो it will increase the revenue through auction, premium, royalty and other mining related payments. District mineral जो foundation है, जो welfare of mining affected people in mining areas को देखती है, तो ये इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो जाएगा टुवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट माइनिंग मिनरल फाउंडेशन, जो कि वेलफेयर ऑफ माइनिंग अफेक्टेड पीपल्स एंड एरियाज को देखती है। देन एम्प्लॉयमेंट फॉर माइनर्स, इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन एंड मशीनरी ऑपरेटर्स भी जनरेट होगा। रिडक्शन इन transportation cost for Bihar-based industries currently importing raw material from other states. Possibility of establishing mineral processing, metal alloys, battery and defense component units. अगर strategic benefit की बात की जाए तो it includes reduced import dependence and stronger supply chains for defense electronics and clean energy technologies. एक्चुअली जो क्रिटिकल मिनरल्स होता है, इनका सबसे बड़ा चैलेंज है इनको प्रोक्योर करना। बेसिकली ग्लोबल प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेवरल रेयर अर्थ एंड हेवीली आर कंसंट्रेटेड इन चाइना, तो वहां से सप्लाई आने में थोड़ी दिक्कत आती है। दैट्स व्हाई ये बहुत चैलेंजिंग है इनका सप्लाई आना, इसलिए जो लोकल माइनिंग है, लोकल माइनिंग के थ्रू इसको प्रोक्योर करने की कोशिश की जा रही है, लोकल एक्सप्लोरेशन के थ्रू। तो अगर नेशनल पॉलिसी की बात की जाए टुवर्ड्स क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट, तो इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है 30 minerals as critical minerals in 2023. The Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2023 placed 24 critical and strategic mineral in Part D of the first schedule and empowered the Union government to auction mining leases and composite licenses for these minerals. Revenue generated from such auctions accrues to concerned state governments. जो भी revenue इससे generate होगे वो state government को जाएगा। And the Union Cabinet approves the National Critical Mineral Mission in January 2025 for 2024-25 to ये 2024-25 से 2030 के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया था भारत सरकार ने इन जनवरी 2025। इट हैज अ टोटल इन्वेस्टर्स आउटले, इसमें लगभग 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कंप्राइजिंग 16,300 करोड़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड एट 18,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट बाय PSU एंड अदर स्टेक होल्डर्स। मतलब 16,300 करोड़ सरकार देगी, केंद्र सरकार, एंड 18,000 करोड़ PSU एंड अदर स्टेक होल्डर इन्वेस्ट करेंगे। कमीशन कवर्स एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स को फोकस करते हुए ये मिशन लॉन्च किया गया था। अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो एस्टैब्लिशिंग द क्वांटिटी एंड ग्रेड ऑफ कमर्शियली रिकवरेबल रिजर्व एक बड़ा चैलेंज है। ऑब्टेनिंग एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस एक बड़ा चैलेंज है। प्रिवेंटिंग लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पॉल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस एक बड़ा चैलेंज है। रिहैबिलिटेशन एंड कंपनसेशन ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज एक बड़ा चैलेंज है। डेवलपिंग डोमेस्टिक टेक्नोलॉजीज फॉर मिनरल सेपरेशन, बेनिफिकेशन एंड रिफाइनिंग
एक बड़ा चैलेंज है। एंड इंश्योरिंग बिहार डेवलप्स अ फुल प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दिस वाज द न्यूज। नेक्स्ट इज तख्त श्री समेत 11 प्रमुख स्थलों की सुरक्षा अब बीसैप के जिम्मे। तो ये क्या है न्यूज, व्हाट इज बीसैप, चलिए देखते हैं। तो द बिहार गवर्नमेंट हैज ट्रांसफर्ड द सिक्योरिटी ऑफ 11 prominent religious, historical and cultural sites। डिस्ट्रिक्ट पुलिस से इनको बिहार स्पेशल आर्म पुलिस को सौंप दिया गया है, इनकी सिक्योरिटी को। जो 11 प्रोमिनेंट रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट है, इनकी सिक्योरिटी को डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हटा के बिहार स्पेशल आर्म पुलिस को हस्तांतरित कर दी गई है। तो ये बिहार स्पेशल आर्म पुलिस है क्या, ये बेसिकली बिहार मिलिट्री पुलिस बटालियंस है, जिनको बिहार स्पेशल आर्म पुलिस एक्ट 2021 के तहत बीएसएपी का दर्जा दिया गया था। तो 2021 created a specialized state armed police force। The existing Bihar military police battalion were deemed to have been constituted as PSAP battalions under the act। So PSAP act के अंदर इन्हें, जो बिहार मिलिट्री पुलिस बटालियंस है, उनको ये जिम्मा दिया गया है as they become Bihar Special Armed Police। Bihar Police Battalion became Bihar Special Police, Bihar Special Armed Police। So through a notification issued by the Home Department Special Branch, these locations have been declared special establishment under the Bihar Special Armed Police Act 2021। The arrangement has reportedly been brought into force with immediate effect, or BSAP officers of Havaldar rank and above deployed at these sites may exercise their power provided under section 7, 8 and 9 of the act। ये हम देखते हैं क्या है। अब देख लेते हैं पहले 11 प्रोटेक्टेड साइट्स कौन कौन से। तो 11 प्रोटेक्टेड साइट है। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम, सीतामढ़ी का बघई धाम, वैशाली का बुद्धा रेलिक स्तूप, सोनपुर का हरिहरनाथ टेम्पल, गया का विष्णुपाद टेम्पल, पटना का तख्त श्री हरि मंदिर जी, पटना साहिब महावीर मंदिर, राजगीर नालंदा के विश्व शांति स्तूपा, नालंदा का रून्स ऑफ नालंदा महाविहारा, भागलपुर का रून्स ऑफ विक्रमशिला महाविहारा एंड सासाराम रोहतास का टॉम ऑफ शेरशाह सूरी। इनका बिहार स्पेशल आर्म पुलिस के जिम्मे दे दिया गया है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात की जाए तो सिक्योरिटी पर्सनल विल बी डिप्लॉयड इन 3 शिफ्ट में इनको दिया जाएगा। 50 से 60 पर्सनल में बी डिप्लॉयड डेली एट द साइट। ईच शिफ्ट हैज बीन अप्रोक्सीमेटली, हर शिफ्ट में 15 से 20 पर्सनल रहेंगे। सिक्योरिटी कमांड विल रिमेन विद द ऑफिसर ऑफ एटलीस्ट हवलदार रैंक और अबव। Handheld metal detectors and door frame metal detectors will be used, and BSAP will undertake surveillance, access control, crowd management and emergency response duties। अब सेक्शन 7, 8 और 9 क्या है, तो सेक्शन 7 है अरेस्ट विदाउट वारंट का, सेक्शन 8 है सर्च विदाउट वारंट का, एंड सेक्शन 9 है प्रोसीजर आफ्टर अरेस्ट का। कुछ जो इम्पोर्टेंट जिन जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए बीसैप को कहा गया है, उनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे पुनौरा धाम की बात की जाए तो पुनौरा धाम स्पेशल क्यों है, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन सीतामढ़ी एंड ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द बर्थ प्लेस ऑफ माता सीता। देन बुद्धा रेलिक्स सुपर वैशाली इज एसोसिएटेड विद द एनशाइनमेंट ऑफ सेक्रेड रेलिक्स और एशेज ऑफ बुद्धा। यहाँ पे उनको दफनाया गया है, ऑफ सेक्रेड रेलिक्स और एशेज ऑफ बुद्धा का। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब is one of the 5 तख्त of Sikhism and the birthplace of Guru Gobind Singh, the 10th Guru। Nalanda Mahavihara is a UNESCO World Heritage Site। Vikramshila Mahavihara was an important Buddhist center of learning established during the reigns of Pala ruler धर्मपाल ने विक्रमशिला महावीरा की स्थापना की थी। विश्व शांति स्तूपा is situated on रत्नागिरी hills of राजगीर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the security arrangement for the important religious and heritage sites in Bihar, consider the following pairs: पुनौरा धाम सीतामढ़ी, विक्रमशिला महावीरा विहारा भागलपुर, टॉम ऑफ शेरशाह सूरी रोहतास, and विश्व शांति स्तूप is not in Vaishali, it's in Rajgir। So this one was incorrect। So 1, 2 and 3, so only 3 are correct। नेक्स्ट आर्टिकल है जेल, हॉस्टल और मिड डे में सीधे वेजफेड से पहुंचेंगी सब्जियां। ये क्या है, डायरेक्ट वेजिटेबल प्रोक्योरमेंट थ्रू वेजफेड इन बिहार। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं।
So जो बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट वेजिटेबल्स गवर्नमेंट हॉस्टल्स, प्रिजन्स, मिड डे मील्स, किचन्स एंड कैंटीन्स में जाया जाता है जिनको जीविका ऑपरेट करती हैं। अब वो मार्केट से ना लेके, ओपन मार्केट से ना लेके, अब उनको वेजफेड से प्रोक्योर किया जाएगा। वेजफेड है क्या, ये देखते हैं। पहले पूरा कंटेक्स्ट देख लेते हैं। द डिसीजन वॉज टेकन ऑन द रिव्यू मीटिंग चेयर्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। इट इज एम्ड एट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ हर थाली में बिहारी तरकारी and increasing the income of vegetable growing farmers by providing them with stable and organized market। तो जो फार्मर्स है उनको एक ऑर्गेनाइज मार्केट मिले थ्रू वेजफेड है क्या। वेजफेड इज अ वेजिटेबल फेडरेशन। ये बिहार स्टेट का एक एपेक्स कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है जो कि वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग में काम करती है। तो याद रखिएगा, बिहार स्टेट का एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर वेजिटेबल प्रोसेसिंग, procurement and marketing, that's vegfed for you। It connects vegetable producers through three tier system, थ्री टीयर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू ये काम करती है और वेजिटेबल्स को प्रोक्योर करती है। प्राइमरी लेवल पे अगर बात किया जाए, लोकल लेवल पे, तो प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एट लोकल लेवल पे काम करती है। रीजनल वेजिटेबल यूनियंस काम करती है एट इंटरमीडिएट लेवल एंड वेजफेड काम करती है एट स्टेट लेवल। दिस कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर सीक्स टू लिंक फार्मर्स डायरेक्टली विद कंज्यूमर्स एंड इंस्टीट्यूशनल बायर्स व्हाइल रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट मिडलमैन। ओपन मार्केट को चेंज करके वेजफेड के थ्रू अब प्रोक्योर किया जाएगा सब्जियों को इन गवर्नमेंट हॉस्टल्स, प्रिजन, मिड डे मील किचन्स एंड कैंटीन्स जो जीविका दीदी ऑपरेट करती हैं। और ये तीन टीयर पे काम करेगा। प्राइमरी लोकल लेवल पे प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंटरमीडिएट लेवल पे रीजनल वेजिटेबल यूनियंस एंड स्टेट लेवल पे वेजफेड। Vegetables supplied to the government hostel, prison, midday meal programs, and canteen operated by the GPICA will be procured directly through VegFed. This institutional procurement system will provide farmers with assured and regular demand, better price realization, reduced role of intermediaries, and lower marketing risk and timely sale of perishable products। अगर वेजफेड नेटवर्क्स इन बिहार की बात की जाए तो मोर देन 1.18 लाख फार्मर्स इससे जुड़े हुए हैं। इट ऑपरेट्स थ्रू 9 रीजनल वेजिटेबल यूनियंस के थ्रू ये ऑपरेट करता है। इट्स नेटवर्क इंक्लूड्स 534 प्राइमरी विलेज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एट लोकल लेवल। A total of 114 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड। 114 प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे लाइक कोल्ड स्टोरेज वगैरह। लैंड हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर 107 प्रोजेक्ट्स। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। एक वेजिटेबल कलेक्शन सेंटर डेवलप किया जाएगा, रिटेल आउटलेट्स डेवलप किए जाएंगे, अनियन स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप की जाएगी, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट डेवलप किए जाएंगे एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी। These facilities are essential because vegetables are highly perishable and farmers suffer losses due to inadequate storage, delayed transportation and प्राइस फ्लक्चुएशंस। इन कारणों से ये डेवलप किया जाएगा। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज with reference to VegFed in Bihar, consider the following statements. It is the state level apex cooperative institution for vegetable processing and marketing। जैसा कि हमने देखा, this is correct statement। Its cooperative structure consists of primary vegetable cooperative society at local level, correct। Regional vegetable unions and VegFed, this is also correct। Vegetable for government hostels, prison, midday meals, kitchen and Jivika canteens are proposed to be procured directly through it. This is also correct। More than 1.18 lakh farmers are associated with this network of VegFed। This is also correct। So 1, 2, 3 and 4 all are correct। Next news is सुधा डेयरी एक्सपेंशन के रिगार्डिंग ये न्यूज है। सुधा इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा, रोज 1 करोड़ लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य। चलिए ये पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। ये एक सिंगल न्यूज नहीं है, इसमें मल्टीपल न्यूज है रिगार्डिंग सुधा एक्सपेंशन की तो बात की है, लाइफ स्टॉक बेस्ड रूरल इकोनॉमी की भी बात हुई है इस न्यूज आर्टिकल में। तो क्या है ये पूरा देखते हैं। तो द बिहार गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ मेजर एक्सपेंशन प्रोग्राम फॉर द स्टेट डेयरी एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर।
The objective is to develop Sudha as international dairy brand. सुधा को इंटरनेशनल डेयरी ब्रांड बनाया जाएगा। इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई है। स्ट्रेंथन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग को स्ट्रेंथन करना है। देन प्रोवाइड अफोर्डेबल वेटनरी मेडिसिन एंड डाइवर्सिफाई, अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करना है, डाइवर्सिफाई इनकम अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल हाउस होल्ड के इनकम को डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग सोर्सेस से वो इनकम कमा सके इसलिए। द अनाउंसमेंट हैज बीन मेड ड्यूरिंग द फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी ऑफ अ न्यू कर्ड एंड लस्सी प्रोसेसिंग प्लांट। नालंदा में एक नया लस्सी प्रोसेसिंग प्लांट, कर्ड एंड लस्सी प्रोसेसिंग प्लांट खोला गया है। तो चलिए मेजर अनाउंसमेंट क्या क्या है। फर्स्ट इज इंटरनेशनल एक्सपेंशन ऑफ सुधा। द गवर्नमेंट एम टू एस्टैब्लिश सुधा इन इंटरनेशनल मार्केट बाय इम्प्रूविंग। अब एक इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा कैसे, तो क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हमको ठीक करना होगा, मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना होगा, कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा एंड एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी एंड ग्लोबल मार्केटिंग को बढ़ाना होगा। तो द स्टेट हैज set term target, state has set a long term target of producing 1 crore liter of milk per day। ये टारगेट है, 1 करोड़ लीटर ऑफ मिल्क पर डे हमको प्रोड्यूस करना है, ये टारगेट है हमारा। अब नालंदा के बारे में, एक नया कर्ड एंड लस्सी प्लांट बना है नालंदा में, जिसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है 20 मेट्रिक टन पर डे, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे कर्ड एंड लस्सी। और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज रिटर्न टू मिल्क प्रोड्यूसर्स। और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है एक्सपेंशन ऑफ कॉम्फेड बिजनेस एक्टिविटीज। कॉम्फेड विल आल्सो ऑपरेट सिलेक्टेड HPCL पेट्रोल पंप्स एंड कैफेटेरिया। अब कॉम्फेड एंड सुधा का क्या रिलेशनशिप है ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये जरूर याद रखिएगा, कॉम्फेड विल ऑपरेट सिलेक्टेड HPCL पेट्रोल पंप्स एंड कैफेटेरियाज। अब कॉम्फेड क्या है? कॉम्फेड स्टैंड्स फॉर बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1983 में ये बना था एज बिहार इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर ऑपरेशन फ्लड। को बिहार में इम्प्लीमेंट करने के लिए 1983 में कॉम्फेड को बनाया गया था। एंड मार्केट्स, ये मार्केट करती है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम सुधा। तो ऑपरेशन फ्लड को क्रियान्वयन करने के लिए बिहार में कॉम्फेड को बनाया गया था इन द ईयर 1983, और ये सुधा नाम के ब्रांड से डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को बेचती है। तो Sudha is therefore the brand, while Comfed is a cooperative federation responsible for the procurement, processing and marketing। 3 tier ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है बिहार में। विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कलेक्ट करती है मिल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। देन डिस्ट्रिक्ट और रीजनल मिल्क यूनियन जो अंडरटेक करती है प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग। और कॉम्फेड द स्टेट फेडरेशन जो हैंडल करती है ब्रांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड लार्ज स्केल मार्केटिंग। सो विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल मिल्क यूनियंस एंड कॉम्फेड, ये तीसरे थर्ड लेवल पे आता है, लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल पे। दिस मॉडल इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन आनंद पैटर्न, गुजरात, under which the milk producer collectively own and participate in cooperative institutions। Then अगर देखा जाए तो government has proposed opening 200 new Sudha outlets across Bihar। Site have been reportedly been selected for 88 outlets के लिए sites भी select हो गए हैं। 300 Sudha retailers were provided deep freezers। A stronger retail and refrigeration network will help maintain product quality and increase the sale of ice cream, curd, lassi, paneer and other perishable products। ये तो हो गई आपकी सुधा की ब्रांडिंग की बात। देन उसमें लाइफ स्टॉक रिलेटेड भी कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं। इसमें जैसे पशु औषधि सेंटर्स खोलने की बात है। द स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू एस्टैब्लिश अप्रोक्सीमेटली 1000 एनिमल मेडिसिन सेंटर to make veterinary medicine affordable and accessible to block level। At a national level, Pasu Aushadhi is a component of livestock health and disease control program। तो औषधि सेंटर, पशु औषधि सेंटर खोलने की बात हुई है। देन सेपरेट फेडरेशन फॉर गोट रियरर्स की भी बात हुई है। एंड रूरल हार्ट्स एंड इंटीग्रेटेड मार्केट्स खोलने की बात की गई है। तो गवर्नमेंट लैंड इन villages is proposed to be used for developing rural hearts when rural producer can sell। जहाँ पे रूरल प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके उसके लिए एक रूरल हार्ट बनाने की बात हुई है। यहाँ पे मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स बेचेंगे
वेजिटेबल्स एंड फिश बेचेंगे एंड अदर रूरल प्रोडक्ट्स को वहां पे बेचा जाएगा। जैसे मैंने 2-3 दिन पहले की न्यूज में बताया था, जीविका दीदी के लिए गांव में हाट एंड डिस्ट्रिक्ट्स में हाट एंड मार्ट बनाने की बात चल रही है। ये उसी का एक्सटेंशन है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the recent expansion of Bihar's dairy and livestock sector, consider the following statement. Sudha is the dairy brand marketed by Bihar State Milk Cooperative Federation Limited. जैसा हमने देखा, कॉम्फेड कोऑपरेटिव है और सुधा ब्रांड के अंदर वो अपने दूध को मार्केट करती है। द proposed curd and lassi plant in Nalanda will have a production capacity of 20 metric tons per day. This is also correct. A separate federation has been proposed for the collection and processing and marketing of goat milk. This is also correct. And Pashu Ausadi is associated with livestock health and disease control program. This is also correct. So 1, 2, 3 and 4. Next is फ्लोटिंग सोलर पावर के रिगार्डिंग ये न्यूज है। राज्य के तालाबों और जलाशयों पर लगेंगे फ्लोटिंग सोलर प्लांट। चलिए ये न्यूज क्या है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसे? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को, जो आइडेंटिफाई करेगा सुटेबल पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स फॉर इंस्टॉलिंग फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स अक्रॉस बिहार। तो ये ड्यूटी दी गई है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को, जो आइडेंटिफाई करेगा सुटेबल पॉन्ड्स, लेक एंड रिजर्वॉयर्स फॉर इंस्टॉलिंग फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स अक्रॉस बिहार। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचित कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि वो सर्वे कंडक्ट करे एंड सबमिट देयर डिटेल सुटेबल वाटर बॉडीज के रिगार्डिंग रिपोर्ट सबमिट करे। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज क्लीन एनर्जी जनरेशन व्हाइल अवॉइडिंग अक्विजिशन ऑफ एडिशनल लैंड। बिना लैंड एक्वायर किए हुए एडिशनल एनर्जी जनरेट करने का ये मुहिम है, क्योंकि जो लेक और पॉन्ड्स है उसके ऊपर किसी का हक नहीं होता, उसका वो बेसिकली सरकार का ही होता है। मैं प्राइवेट लेक्स एंड पॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाकी सरकारी जितने भी पॉन्ड्स एंड लेक्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। फ्लोटिंग सोलर वोल्टेइक प्लांट्स, जिसको FSPV भी कहा जाता है, कंसिस्ट ऑफ अ सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल इंस्टॉल्ड ऑन buoyant प्लेटफॉर्म, जो तैरती हैं, दैट फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज। इसके मेजर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑन पॉन्टून्स, एंकरिंग एंड मूरिंग सिस्टम, इन्वर्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड ग्रिड कनेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी सिस्टम्स होता है इसमें। तो ये सारे कंपोनेंट है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स के। अब क्या क्राइटेरिया है जिससे वो वाटर बॉडी सिलेक्ट होगी विच विल बी फिट फॉर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट? तो वो क्राइटेरिया है, इट शुड मेंटेन अ मिनिमम वाटर डेप्थ ऑफ अबाउट 3 मीटर का डेप्थ होना चाहिए फॉर थ्रू आउट द ईयर। इट्स वाटर स्प्रेड एरिया शुड बी एटलीस्ट 10 एकड़ का हो कम से कम। इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी, जैसा कि मैंने बताया। इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए इजिली एक्सेसिबल हो। A nearby electricity substation or feeder is desirable for grid connectivity. किसी इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन के अगर बगल में हो तो और अच्छी बात है। Details regarding ownership, area, present use, road connectivity and other technical conditions must be available. अगर बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात की जाए तो ये कदीराबाद दरभंगा में है। तो बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट has been established over a pond at Kadirabad in Darbhanga, जिसकी कैपेसिटी 2 मेगावाट है, जो 4004 जिसकी कैपेसिटी 2 मेगावाट है और इसको सुपरवाइज करता है ब्रेडा, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और यहाँ पे कमर्शियल फिश फार्मिंग भी होती है, जो भी सोलर पैनल है उसके बिलो वहाँ पे फिश फार्मिंग भी होती है। तो ये भी इसका बेनिफिट है। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन बिहार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सुटेबल वाटर बॉडी शुड हैव अ minimum water spread area of 10 acre and maintain nearly 3 meter of water depth throughout the year. This is correct. Bihar first floating solar power plant located at Kadirabad in Darbhanga has an installed capacity of 2 megawatt. This is also correct. The Darbhanga floating solar power plant has been developed under the supervision of BREDA, जैसे कि हमने देखा,
and also permits commercial fish farming in the ponds. This is correct. Floating solar power plants require acquisition of land and agricultural land. This is wrong. Pond पे ही हो जाएगा सारा installation. So there is no requirement of additional acquisition. So 1, 2, and 3. Next is regarding rising participation of women farmers in Bihar. तो पंजीकृत महिला किसानों की संख्या में 4.25 लाख की वृद्धि हर साल बढ़ते जा रहा है। वुमेन पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर, चलिए ये पूरा न्यूज क्या है देख लेते हैं। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन बिहार एग्रीकल्चर, ये मेंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो। तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन बिहार एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंक्रीजिंग स्टेडीली। According to the Agriculture Department data cited in the report, the number of registered women farmers in the state has crossed 89 लाख को भी पार कर चुके हैं, 89 लाख को पार कर चुका है ये डेटा। और इस साल वृद्धि हुई है 4.25 लाख की ड्यूरिंग दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। तो women are increasingly moving beyond their traditional role as agricultural laborers। अब ये women सिर्फ agricultural laborer नहीं रह गई है, अब ये पार्टिसिपेट करें एज कल्टीवेटर्स, लैंड होल्डर्स, डिसीजन मेकर, क्योंकि सरकार इंसेंटिव दे रही है, डिसीजन मेकर्स, मेंबर्स ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स। तो अगर डेटा की बात की जाए तो मेल फार्मर्स हैं 1 लाख, फीमेल फार्मर्स बढ़ के 89 लाख को पार करके 89,67,300 हो गई हैं। रजिस्टर्ड फार्मर 2,16,50,475, जनरल कैटेगरी के 70 लाख, शेड्यूल कास्ट के 31,34,800, शेड्यूल ट्राइब के 8,61,783 और रैयत फार्मर जो रियल होल्डर्स ऑफ द लैंड है वो है लगभग 1,36,000, 1,36,00,000। सो रैयत फार्मर्स ज्यादा है जो रियल ओनर्स हैं, और नॉन रैयत जो लीज पे काम करते हैं वो है 80,10,076। तो रैयत एंड नॉन रैयत में डिफरेंस क्या है? रैयत फार्मर्स मींस अ फार्मर हैविंग लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स ऑन ओनरशिप ओवर लैंड। रैयत नॉन रैयत फार्मर्स मींस अ कल्टीवेटर हु फार्म लीज्ड, जो फार्म करते हैं लीज्ड, शेयर्ड और फैमिली लैंड बट मे नॉट पोजेस फॉर्मल ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। तो ये डिफरेंस है। जीविका दीदी का इसमें रोल क्या है? तो वुमेन फार्मर्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग ऑर्गेनाइज्ड थ्रू जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप। वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है थ्रू जीविका। देन वुमेन लिंक्ड विद जीविका ग्रुप 2025-26 में था ये 3.31 लाख और 2026-27 में 4.29 लाख हो गया, बढ़ के हो गया है। जीविका ग्रुप प्रमोट कलेक्टिव फार्मिंग, एक्सेस टू क्रेडिट ट्रेनिंग। इनको क्रेडिट इजीली मिल जाता है क्योंकि ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह काम करती हैं। इससे कलेक्टिव फार्मिंग प्रमोट होता है एंड ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, इनपुट परचेज में भी इनको हेल्प किया जाता है, प्रोसेसिंग एंड कलेक्टिव मार्केटिंग, इन सब चीजों में जीविका हेल्प करती है। अगर रीजंस की बात की जाए क्यों फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो क्योंकि मेल शहरों में जा रहे हैं दूसरे जॉब्स के लिए। सो लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मेन टू अदर स्टेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट has increased women's responsibility for agriculture operation. This is often described as the feminization of agriculture. Then लैंड रजिस्ट्रेशन इंसेंटिव दे रही है सरकार कि अगर आप महिला के नाम पे जमीन देंगे तो कुछ कंसेशन मिलेगा। सो कंसेशन इन लैंड रजिस्ट्रेशन, चार्जेस फॉर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन वुमेन्स नेम have encouraged female land ownership and recognition as farmers। और कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी इनकरेज कर रहा है वुमेन के पार्टिसिपेशन को। एग्रीकल्चर, डेयरी एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, ड्रोन बेस्ड एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इम्प्रूव सीड्स, इरिगेशन, एफपीओ लिंकेजेस, लाइवस्टॉक अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सरकार के इंसेंटिव का भी रोल है इन राइजिंग फीमेल पार्टिसिपेशन। अगर इम्पोर्टेंस की बात कर ली जाए तो ये हायर हाउस होल्ड इनकम को प्रमोट करेगा, ज्यादा इनकम हो जाएगा फैमिली का, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होगा थ्रू हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक, फिशरीज एंड फूड प्रोसेसिंग, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा एंड रिड्यूस डिस्ट्रेस माइग्रेशन, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू न्यूट्रिशन गार्डन्स एंड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। So these were all the benefits। अगर challenges की बात की जाए तो limited land ownership in women name, ये एक challenge है। difficulty obtaining institutional credit, अगर जीविका से आप जुड़े हैं तो थोड़ा क्रेडिट इजी हो जाता है मिलना।
दैट्स वाई जीविका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। Then inadequate access to machinery and irrigation, lack of formal recognition for unpaid female farm labor, lower participation in mandis, limited extension service, double burden of farm and domestic work, and wage inequality. These are all the major challenges. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस टॉपिक इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम। आप ये सब डेटा कोट कर सकते हैं। विथ रेफरेंस टू द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन फार्मर्स इन बिहार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वुमेन फार्मर्स in Bihar has crossed 89 lakhs. This is correct. The number of non-Rayat farmer in the state is greater than that of Rayat farmer. This is wrong statement. Rayat farmer की संख्या ज्यादा है। The number of women farmers associated with Jivika Group increased from 3.31 lakh in 2025-26 to 4.29 lakh in 2024-26-27. This is also correct. So 1 and 3. अगला है regarding कोशी मेची इंट्रा-स्टेट लिंक प्रोजेक्ट। इंट्रा-स्टेट याद रखिएगा, ये पूरा प्रोजेक्ट बिहार में है, दैट्स वाई इंट्रा-स्टेट। कोशी मेची लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। ये अब कंटेक्स्ट देख लेते हैं। तो जो कोशी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है, उसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ला दिया गया है। तो द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड बिहार कोशी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये क्या है, ये आगे हम देखेंगे। द प्रोजेक्ट इज टारगेटेड फॉर कंप्लीशन। ये मार्च 2029 तक कंप्लीट होने की बात हुई है। इसका करंट बैलेंस वर्क है 6,112 करोड़, जिसमें सेंटर हैज अप्रूव मोर देन 50%, मतलब केंद्र सरकार 50% से भी ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करेगी। अप्रॉक्स 3,652.56 करोड़ सरकार केंद्र सरकार देगी एज फाइनेंशियल असिस्टेंस। द ओरिजिनली अप्रूव्ड एस्टिमेट कॉस्ट वाज 6,282.32 करोड़ जब ये 2022-23 में इसको मंजूरी मिली थी, मतलब प्रपोज किया गया था तब। अब कोशी मेची प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये बेसिकली इरिगेशन एंड वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट है बिहार सरकार का। डिजाइन टू ट्रांसफर सरप्लस मॉनसून वाटर। जब कोसी नदी में मॉनसून के दौरान ज्यादा पानी आता है तो उसको डाइवर्सिफाई करके मेची में पहुंचाने का ये प्रोजेक्ट है। मेची रिवर इज पार्ट ऑफ महानंदा बेसिन, ये याद रखिएगा। इट डज नॉट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग एन इंटायर न्यू कैनाल। कोई नया कैनाल नहीं बनाएगा बिहार सरकार, बट इसमें जो ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल है इसको रीमॉडल किया जाएगा। जो उसका 41.3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसको रीमॉडल किया जाएगा अंडर दिस प्रोजेक्ट, और इसको एक्सटेंड करके एक मेची रिवर से कनेक्ट किया जाएगा जिसका टोटल लेंथ होगा 117.5 किलोमीटर। तो ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल के 41.3 किलोमीटर का जो सेक्शन है इसको रीमॉडल करेंगे और इसको एक्सटेंड करके लगभग टोटल 117.5 किलोमीटर तक एक्सटेंड करके मेची रिवर से जोड़ेंगे। तो ये टोटल पूरा प्रोजेक्ट है और इसमें लगभग 2050 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ कोसी वाटर को ड्यूरिंग मॉनसून सीजन जो बढ़ जाता है उसको डाइवर्ट करने की बात कही गई है, 2050 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का। रिस्टोर डिफिशिएंट वाटर सप्लाई इन द एग्जिस्टिंग कमांड एरिया ऑफ ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल, इसकी भी बात की गई है। और अगर बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट इससे बेनिफिट होगा, तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार। ऑल्दो सुपौल भी इन्वॉल्व है, but the project will provide additional kharif irrigation to approximately 2,10,000 hectares land of Araria, Purnia, Kishanganj and Katihar को ये benefit करेगा। The project infrastructure also extends through Supol, but the principal new command area is located in these 4 districts of Mahananda Basin। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार। ये कॉस्ट वगैरह का डिटेल है, कॉस्ट एंड टाइमलाइन का डिटेल है। अप्रूव्ड एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट है 6,02,800, करंट बैलेंस है 6,02 करोड़। सेंट्रल देगी लगभग 50% से ऊपर, विच इज 3,652.56 करोड़। कंप्लीशन हो जाएगा इसका मार्च 2029 में। ईस्ट कोसी का जो कैनाल है उसमें
41.30 किलोमीटर का को रीमॉडल किया जाएगा और टोटल कैनाल का एक्सटेंशन किया जाएगा 117.5 किलोमीटर का। तो दिस वाज ऑल द न्यूज रिगार्डिंग कोसी मेची। अब हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है। उससे पहले एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम क्या है। तो जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, ऐसे प्रोजेक्ट्स, इसको 1996-97 में लॉन्च किया गया था। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो डिलेड हैं ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, उनको सपोर्ट करने के लिए एक सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता था बाय दिस प्रोजेक्ट एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। Central Assistant for early completion of major and medium irrigation projects which are delayed due to financial constraint, उनको बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1996-97 में। देन 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब लॉन्च हुआ तो इसको इसके अंदर असेमिलेट कर दिया गया। AIBP को, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक पार्ट बना दिया गया, एक component बना दिया गया। AIBP become one of its major components. So this was प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना and accelerated irrigation benefit program. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना seeks to expand assured irrigation, improve on-farm water and use efficiency and promote sustainable water conservation. अगर सिग्निफिकेंस फॉर बिहार की बात की जाए तो एक्सपेंशन इन ऑफ इरिगेशन, एक्सपेंशन एरिया बढ़ जाएगा इरिगेशन का, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मॉनसून वाटर, रेस्टोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैनाल सिस्टम और रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा ये, एंड हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करेगा। अगर चैलेंजेस की बात की जाए, रेगुलर डिसिल्टिंग जरूरी है क्योंकि ये नदियां बहुत हैवी सेडिमेंट्स लेके आती है अपने साथ, तो रेगुलर डिसिल्टिंग एंड मेंटेनेंस की जरूरत है। अगर कैनाल को एक्सटेंड करना है तो लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन वाटर, देन एनवायरमेंट इफेक्ट इन महानंदा बेसिन, कोऑर्डिनेशन अमंग इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एंड कंप्लीशन विद इन मार्च 2029। ये सारे चैलेंजेस है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज एन इंट्रा-स्टेट, याद रखिएगा, इंट्रा-स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लोकेटेड entirely within Bihar. This is correct statement. It aims to transfer Kosi water to Mechi River in the Mahananda Basin. This is also correct. It is expected to provide additional Kharif irrigation to districts including Araria, Purnia, Kishanganj and Katihar. सुपौल भी पार्ट है, बट जो मेजर बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है वो इन 4 डिस्ट्रिक्ट को। The project is being implemented primarily for hydroelectric power generation. This is wrong. ये basically irrigation को promote करने के लिए बनाया जा रहा है। So 1, 2 and 3. Fourth statement is correct because the main purpose is irrigation and water transfer, not hydropower. Next is development plan for Sultanganj. So Sultanganj को develop किया जाएगा। ये किया गया है सीएम के द्वारा। श्रावणी मेला सबसे बड़ा समाजवाद, यहाँ एक बोली, एक वस्त्र व एक लक्ष्य सीएम ने अनाउंस किया है सुल्तानगंज के डेवलपमेंट का। तो ड्यूरिंग द श्रावणी मेला 2000 during Shravani Mela 2026 inauguration at Namami Gange Ghat in Sultanganj, Bhagalpur, उस प्रोग्राम के दौरान several proposals relating to religious tourism, connectivity, urban development and industrialization, education and employment were announced for the Sultanganj, Bhagalpur, Munger region. सुल्तानपुर, भागलपुर एंड मुंगेर रीजन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वर अनाउंस्ड। तो ये क्या क्या अनाउंस किया गया है ये देख लेते हैं। तो अजगैबी नाथ धाम जो है, जो सुल्तानगंज में है, वहां पे प्रपोज किया गया है टू डेवलप इट एज अ मेजर रिलीजियस टूरिज्म सेंटर। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ को बनाया जाएगा एक टूरिज्म सेंटर, जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ घाट्स ऑन बोथ साइड ऑफ रिवर ऑन द पैटर्न ऑफ हरिद्वार के तर्ज पे दोनों साइड के घाट को डेवलप किया जाएगा। और रोपवे फ्रॉम अजगैबी नाथ टू अगवानी घाट भी डेवलप किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ गंगा पार्क की बात की गई है।
प्रमोशन ऑफ डॉल्फिन बेस्ड टूरिज्म की बात की गई है एंड एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटीज फॉर पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट की बात की गई है। अगर मेजर टूरिज्म एंड कनेक्टिविटी अनाउंसमेंट की बात की जाए तो एन इंटरनेशनल लेवल एयरपोर्ट बनाया जाएगा सुल्तानगंज में एंड अप्रोक्सीमेटली 83 किलोमीटर गंगा पथ बनाया जाएगा मरीन ड्राइव की तरह बिटवीन भागलपुर एंड मुंगेर। देन अगवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज भी बनाया जाएगा has an official completion target of 31st December 2027। Then other connectivity plans की बात की जाए तो 4 laning of सुल्तानगंज देवघर रोड, progress of proposed सुल्तानगंज देवघर railway line and better road connectivity to कांवड़ियाज। अगर टाउनशिप एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की जाए तो विक्रमशिला टाउनशिप बनाने की बात की गई है, हैज बीन प्रपोज फॉर नाथनगर रीजन में विक्रमशिला टाउनशिप बनाया जाएगा। अंग टाउनशिप बनाया जाएगा, हैज बीन प्रपोज फॉर बरियारपुर मुंगेर रीजन। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे गोराटी एंड अशरगंज में, तो ये याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैज बीन प्रपोज एट गोराटी एंड अशरगंज। दिस प्रोजेक्ट एम्स टू प्रमोट प्लान्ड अर्बनाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट को ये प्रमोट करेंगे। और एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव की बात की जाए तो डिग्री कॉलेजेस बनेंगे 211 ब्लॉक्स, 551 मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे। ऑनलाइन टीचर्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज विल बी मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट्स एंड द गवर्नमेंट हैज सेट अ ब्रॉडर टारगेट of creating jobs employment opportunities for 1 crore people over 5 years। तो ये सब अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग दिस श्रावणी मेला। श्रावणी मेला क्वेश्चन है, with reference to Shravani Mela and the development proposal for Sultanganj, consider the following statement. The proposed Vikramshila township is associated with Nathnagar region. This is correct. Goradi and Asharganj has been proposed as a location for industrial corridor. This is correct. The Ganga at Sultanganj is traditionally regarded as Dakshin Vahini. This is incorrect. It is regarded as Uttar Vahini, not Dakshin Vahini. This is wrong. So 1 and 2. This is correct. यहाँ देखिए, Sultanganj is significant because Ganga is traditionally regarded as Uttar Vahini or north flowing at this location. तो ये याद रखिएगा। बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, तो पटना, लखीसराय एंड पूर्णिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। चलिए ये पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। तो द पटना हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश 3 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग क्वेश्चन पेपर लीक्स, ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग, impersonation एंड अदर अनफेयर प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एग्जामिनेशन। तो उसके ट्रायल के लिए 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, पटना, लखीसराय और पूर्णिया में। इनके प्रिसाइडिंग जुडिशियल ऑफिसर्स कौन कौन होंगे? गौरव सिंह पटना के, सीमा भारतीय लखीसराय की, पूर्णिया के होंगे ठाकुर अमन कुमार। अगर वर्किंग ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की जाए, द proposed courts in a separate roster for the examination related cases। एक सेपरेट रोस्टर रहेगा इनका रिगार्डिंग रोस्टर रहेगा रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन रिलेटेड केसेस, गिव प्रायोरिटी टू पेपर लीक एंड ऑर्गेनाइज चीटिंग केसेस। ऐसा फास्ट ट्रैक जो कोर्ट होता है ऐसा नहीं होता वो एक अलग से कुछ कैटेगरी है। A fast track court is not a separate constitutional category of courts. It is generally an existing court or specifically designed judicial forum given a focused case load। जो एक पर्टिकुलर तरह के केसेस को डील करेंगे मतलब उनको कहा जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो डेडिकेटेड, जिनको डेडिकेटेड वर्क दिया जाता है कि उन कामों को पहले करेंगे आप, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। सो maintenance of a separate roster for exam related cases, give priority to paper leaks and organized cheating cases, conduct hearing on a day-to-day basis after filing of the charge sheet, ensure early recording of witness and evidence, and attempt to complete the trial and pronounce judgment within 3 months। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ का एक पीरियड दिया जाएगा ताकि आप अपना जजमेंट को प्रोनाउंस कर सके, जजमेंट दे सके। अगर गवर्निंग लॉ इन बिहार, तो केसेस इन्वॉल्विंग स्टेट लेवल एग्जामिनेशन आर गवर्न प्रिंसिपली बाय बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन। तो जितने भी केसेस हैं जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड फ्रॉड के केसेस हैं, उनको कौन किस एक्ट के अंदर देखा जाता है? वो देखा जाता है बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के अंदर देखा जाता है।
द एक्ट अप्लाइज टुवर्ड बिहार एंड कवर एग्जामिनेशन कंडक्ट। ये जितने भी बिहार बीपीएससी एग्जाम लेती है, बिहार एसएससी एग्जाम लेती है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जो एग्जाम लेते हैं, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जो एग्जाम लेते हैं, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल एंड बिहार एंड एनी अदर अथॉरिटी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये जितने भी एग्जाम आते हैं वो इस एक्ट के अंदर आते हैं, उनको गवर्न ये एक्ट करता है। तो बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। अगर पनिशमेंट की बात की जाए, अगर इंडिविजुअल ऑफेंस है तो 3 साल और 10 लाख, 3 से 5 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना। जो सर्विस प्रोवाइडर्स है अगर वो ये काम करते हैं तो 1 करोड़ जुर्माना और 4 साल तक कोई एग्जाम नहीं ले पाएंगे। और जो सीनियर मैनेजमेंट अगर इन्वॉल्व है तो उनको 10 साल, 3 से लेकर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। तो दिस इज ऑल द पनिशमेंट। और अगर ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है उनके लिए देख लीजिए, ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक नेटवर्क्स में बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 to 10 years, 5 से 10 साल तक का जेल और एटलीस्ट 1 करोड़ फाइन। और उनके भी जितने भी इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी है उनको अटैच कर लिया जाएगा, मतलब उनको उन पे कब्जा कर लिया जाएगा। ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, मतलब आपको बेल नहीं मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन मस्ट ऑर्डिनरली बी कंडक्टेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ। डीएसपी रैंक से लोअर ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to Bihar's mechanism for dealing with public examination malpractice, consider the following statement. Special task force have been proposed at Patna, Lakhisarai and Purnia. This is correct. Cases before these courts are intended to be decided within approximately 3 months after filing the charge sheet. बिल्कुल सही। ऑफेंसेस अंडर द बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2000 आर कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड इन्वेस्टिगेशन अंडर द एक्ट में ऑर्डिनरली बी कंडक्टेड बाय एनी पुलिस, ना डीएसपी के रैंक से नीचे का कोई इंसान इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 1, 2 and 3 आर करेक्ट। So 1, 2 and 3. Next is introduction of regional languages in Bihar's primary schools. So कक्षा 1 से 5वीं तक भोजपुरी, मगही, मैथिली की पढ़ाई होगी। ये क्या है, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। So the Bihar government has decided to introduce the teaching of Bhojpuri, Magahi, Mathili and Angika and other regional language in government schools from classes 1 to 5. So 1 से लेकर 5 तक के कक्षा में भोजपुरी, मगही, मैथिली एंड अंगिका में पढ़ाया जाएगा बच्चों को। So the initiative aims to make classroom learning easier by connecting children's education with the language spoken in their homes and local surroundings. जो उनके जो घर पे वो कम्युनिकेट करते हैं जिस लैंग्वेज में उसमें अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो सीखना बहुत इजी हो जाता है, ये कहना है इस आर्टिकल का। So the government has also proposed training the personnel who train school teachers, filing vacant post in SCRT Bihar and sending the requisition for recruitment of BPC। इसमें कहा जा रहा है कि जो लोग जो टीचर्स को ट्रेन करते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। जो SCERT में जो लोग काम करते हैं, जो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अच्छे से इस चीज को इम्पार्ट कर सके, इन चीजों को अच्छे से सिखा सके टीचर्स। तो अब देखते हैं व्हाई लोकल लैंग्वेजेस एजुकेशन मैटर। जो चिल्ड्रन एंटरिंग प्राइमरी स्कूल ऑफन स्पीक अ होम लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मल लैंग्वेज यूज इन टेक्स्ट बुक। सो एक सडन शिफ्ट जो होता है टू एन अनफेमिलियर लैंग्वेज कैन क्रिएट अ बैरियर टू कॉम्प्रिहेंशन। बच्चों इसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे कुछ भी वो आप घर पे बात कर रहे हैं हिंदी में और जब तक उनको सिखाया नहीं जाएगा तो एक सडन जो शिफ्ट होता है इंग्लिश का, तो बच्चे उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। टीचर्स थ्रू और विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड्स होम लैंग्वेज कैन इम्प्रूव कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जो उनका घर का लैंग्वेज है उससे कोई भी कॉन्सेप्ट उनको समझाया जाएगा वो इजिली अंडरस्टैंड करेंगे। सो टीचर्स के लिए वो इजी हो जाएगा। Classroom participation, long-term retention, confidence among first-generation learners, gradual learning
of standard Hindi and other languages and preservation of local vocabulary and cultural knowledge. इससे प्रमोट होगा अगर लोकल चीजों में बच्चों को समझाया जाएगा लोकल भाषा में, तो वो इजीली ग्रास्प कर पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे और लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाएंगे उस कॉन्सेप्ट। While local language education matters because the national education policy जो 2020 में बनी थी वो recommend करती है that whenever possible the home language, mother tongue language or regional language should be used as the medium of instruction until at least grade 5 तक जो local language है उसको promote किया जाएगा, preferably until grade 8 and beyond। अब कौन कौन से language की बात की गई है, तो मैथिली जो मिथिला में बोली जाती है नॉर्थ ईस्टर्न बिहार में, भोजपुरी जो वेस्टर्न बिहार में बोली जाती है, मगही जो सेंट्रल एंड साउथ सेंट्रल बिहार में बोली जाती है, अंगिका जो भागलपुर एंड एडजॉइनिंग अंग रीजन में बोली जाती है, वज्जिका जो नॉर्थ सेंट्रल बिहार में बोली जाती है, खासकर सीतामढ़ी वाले रीजन में। तो SCERT अर्ली लैंग्वेज ब्रिज मटेरियल रिकॉग्नाइजेस बिहार्स multilingual character and explains that children's home language can be used as a bridge for learning standard हिंदी। तो ये एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है फॉर लर्निंग स्टैंडर्ड हिंदी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात की जाए तो मैथिली एक ऐसा लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल में है। तो अमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेज मेंशन्ड in the report, Mathili is included in the 8th schedule of the Constitution। इसको कब इंक्लूड किया गया था? It was added to the 92nd Constitutional Amendment Act in 2003 with effect from 2004 में ये इफेक्ट में आया था। Bhojpuri, Magahi and Angika are not presently included in 8th schedule। This was the constitutional position। और ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की अगर बात की जाए, जो मैंने SCERT के बारे में बताया था, तो द अनाउंसमेंट emphasizes training those who train school teachers। This is called the training of trainers, POT मॉडल जिसको कहा जाता है। एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर में SCERT एक्सपर्ट, मास्टर ट्रेनर्स, डायट ट्रेनर्स, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, देन वो प्राइमरी स्कूल टीचर्स को ट्रेन करेंगे। सो एक्सपर्ट मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे, मास्टर ट्रेनर्स डायट ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे एंड डायट ट्रेनर्स प्राइमरी स्कूल टीचर्स को ट्रेन करेंगे। सो ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड इन मल्टीलिंगुअल टीचिंग मेथड्स, यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज वोकैबुलरी, bilingual material, transition from home language to standard Hindi, assessment of multilingual children and prevention of discrimination based on dialect और accent। अगर पॉसिबल बेनिफिट्स की बात की जाए तो लिटरेसी है वो इम्प्रूव होगी व्हेन एक्सप्लेनेशन बिगिन फैमिलियर लैंग्वेज। तो जो फैमिलियर लैंग्वेज में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत इजी होता है और बच्चों के लिए वो समझना भी बहुत इजी होता है। ड्रॉप आउट रिस्क इससे कम होगा। The policy may help rural children, first generation learners and students from communities where standard Hindi is not the dominant in home language। It can preserve oral literature, folk songs, जो oral literature है, folk songs है, stories है and idioms है, उनको preserve किया जा सकता है। It can improve teacher student and teacher parent communication as well। चलिए इसके regarding question solve कर लेते हैं। With reference to the proposed introduction of regional languages in Bihar primary school, consider the following statement। With reference to the proposed introduction of regional language in Bihar primary school, consider the following statement। Bhojpuri, Magahi, Maithili and Angika are proposed to be taught in class 1 to 5। This is correct। Maithili is included in the 8th schedule of the Constitution, whereas Bhojpuri, Magahi and Angika are not। This is also correct। SCERT Bihar is responsible for curricular development, textbook preparation and teacher training at the state level। This is also correct। The National Education Policy 2020 mandates English as the compulsory medium of instruction from class 1। This is wrong। So 1, 2 and 3 are correct statement। So this was all for today। Thank you।